नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको भारत के टॉप एलआईसी एजेंट में से एक चुने हुए एलआईसी एजेंट के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से एक गरीब परिवार से निकलकर उन्होंने भारत के टॉप एलआईसी एजेंट में अपना स्थान स्थापित किया और लगातार कई वर्षों तक एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी आदि की उपलब्धि उन्होंने हासिल की, और किस प्रकार से उन्होंने अपनी एजेंसी की शुरुआत की और किस प्रकार से उन्होंने अपना पहला बीमा पॉलिसी प्राप्त की। यह सब मैंने एक सेमिनार में सुना था उन्हीं के मुख से, और आज उन्हीं की कहानी उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, इस वीडियो में आवाज मेरी ही होगी, लेकिन शब्द उन्हीं महान व्यक्ति के होंगे जिन्होंने एलआईसी के व्यवसाय में अपना परचम लहराया है। और मित्रों, हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें सुनने के लिए लोग हजारों रुपए फीस भरकर जाते हैं और ट्रेनिंग लेने जाते हैं। आज उन्हीं के द्वारा दी गई ट्रेनिंग के कुछ अंश आपको सुनाने जा रहा हूं, और गारंटी देता हूं आपको कि अवश्य आपको लाभ होगा। और आपने अपने कीमती समय में से केवल थोड़ा सा समय आपको मुझे देना होगा, और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आपको वीडियो की आज देखने के बाद एक लाइक भी करना पड़ेगा और एक अच्छा कमेंट भी करना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा किया तो मैं समझूंगा कि मैं अपने प्रयास में सफल रहा। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए उस महान शख्सियत को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। जब मैंने होश संभाला और दुनिया को देखा तो अपने माँ बाप को सड़क के किनारे बैठकर चने और मूंगफली बेचते देखा था। मित्रों, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक चने बेचने वाले का बेटा हूं। 5 बहनों में एक भाई। मेरा परिवार एक मेहनतकश परिवार था। मैंने अपनी बहनों को भी गलियों में बिस्कुट बेचते हुए देखा है। मुझे अपनी उन बहनों पर गर्व भी है जिन्होंने मेहनत की। मित्रों, आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या दुनिया में कोई ऐसी संतान है जो अपने माँ बाप का कर्ज उतार सकती है? नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। यह तो एक ऐसा कर्ज है जो कभी उतारा ही नहीं जा सकता। सब राजे और महाराजे भी यह माँ बाप का कर्ज नहीं उतार पाए, तो मैं तो एक साधारण इंसान क्या कर्ज उतार पाऊंगा? मित्रों, आज सोचता हूं, अगर मेरे माँ बाप ने यह सोचा होता कि बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए तो यह भी मेरे काम में हाथ बटाएगा, कमाने वाले 2 हों तो घर चलाना बड़ा आसान हो जाता है। अगर ऐसा सोचा होता तो मैं कहाँ होता। आज मैं भी अपने व्यवसाय में देश में एक मुकाम पर हूँ। जाहिर है यह मेरे माँ बाप की सोच का ही नतीजा है, वरना मैं भी सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे बैठकर चने और मूंगफली बेच रहा होता। मित्रों, मैं शुक्रगुजार हूं अपने माँ बाप का, जिन्होंने उस विषम परिस्थितियों में भी मुझे पढ़ने भेजा और यह सोच बनाई कि मेरा बेटा खोंचा नहीं लगाएगा, हम उसे पढ़ाएंगे। उन्होंने पैसे के अभाव में मेरा एडमिशन सरकारी म्यूनिसिपैलिटी के झोपड़पट्टी स्कूल में करवाया। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहले दिन स्कूल से वापस आया था तो मेरे कपड़े भीगे हुए थे। मेरी माँ ने पूछा, बारिश में खेल रहा था क्या? मैंने कहा, नहीं माँ, स्कूल की छत से पानी गिरता है, बड़ा गंदा स्कूल है। तूने मेरा एडमिशन ऐसे स्कूल में क्यों करवाया? बेटा, हम गरीब हैं, तुझे अच्छे और कीमती स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, मेरे पिताजी ने जवाब दिया था। पापा, हम गरीब क्यों हैं? ये गरीबी क्या होती है? मैंने फिर पूछा था, और पिताजी ने कहा था, बेटा, गरीबी में जन्म लेना कोई अपराध नहीं होता। गरीबी की जिंदगी गुजारते हुए मर जाना दुनिया का एक बड़ा अपराध होता है। तुम कड़ी मेहनत करना और गरीबी से बाहर आ जाना। मित्रों, कड़ी मेहनत का पाठ मैंने विरासत में अपने पिता से पाया। आपको यह आश्चर्य होगा कि आज भी मैं 16 से 18 घंटे तक अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। एक और घटना मुझे आज भी याद है। मैं घर के आंगन में खड़ा था
मैंने आकाश में उड़ते जहाज को देखा और माँ से कहा, माँ मैं भी आकाश में उड़ूंगा। माँ ने सरल भाव से मेरी ओर देखा और कहा, बेटा जरूर उड़ना, लेकिन एक बात याद रखना, उड़ना आकाश में और जुड़कर रहना धरती पर माँ के साथ। बेटा यह जो जहाज आकाश में उड़ता है ना, इसका नियंत्रण भी धरती माँ के पास ही होता है। यह धरती से संपर्क तोड़ लेता है तो इसकी दुर्घटना हो जाती है। ऐसी नम्रता का गुण मैंने अपनी माँ से सीखा। मित्रों, मेरा मानना है कि कड़ी मेहनत और नम्रता, ये दोनों गुण किसी को भी जीवन में सफल बनाते हैं। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके कॉलेज में आया। मैं पढ़ाई में बहुत तेज तो नहीं था, फिर भी साधारण से ऊपर था। 12वीं की परीक्षा करने के बाद मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा। डॉक्टरी पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन वेटिंग लिस्ट में आकर रुक गया। उसी समय एक प्राइवेट स्कूल खुला था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुला था। मैं वहां पढ़ना चाहता था, लेकिन एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे। बीएससी की पढ़ाई पूरी करते ही मुझे एक दवा कंपनी में काम करने का मौका मिला। कुछ दिन तक मैंने काम किया। मेरी माँ अक्सर बीमार रहने लगी थी। कंपनी ने मेरा ट्रांसफर बाहर कर दिया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर से मैं बेरोजगार हो गया। कुछ दिनों के बाद बैंक में नौकरी मिली। मैंने टेम्परेरी स्टाफ के रूप में कुछ महीने बैंक में काम किया। माँ अब और ज्यादा बीमार रहने लगी थी। जब बैंक ने मेरी पोस्टिंग बाहर की तो मैंने वहां से इस्तीफा दे दिया। मित्रों, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू बार बार नौकरी क्यों छोड़ देता है? नौकरी इतनी आसानी से मिलती है क्या? मैंने कहा, माँ नौकरी तो फिर मिल जाएगी, लेकिन आसानी से मिलेगी या मेहनत से मिलेगी। लेकिन अगर तू चली गई तो आसानी से ना मिलेगी और ना ही मेहनत से। माँ, तूने मेरे लिए जो कष्ट उठाए हैं, मैं एक नौकरी तो क्या 1000 नौकरियां छोड़ सकता हूं। मित्रों, मैं फिर से बेरोजगार हो गया। कुछ समय के लिए मुझे किसी ने सलाह दी और मैंने पोस्ट ऑफिस की एजेंसी ले ली। सारा दिन पोस्ट ऑफिस के पास ही रहता था। कुछ ना कुछ आमदनी हो जाती थी, जिससे घर का काम चल रहा था। इसी बीच मेरी माँ को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हो गया। हमारे पास अच्छे इलाज के लिए पैसे नहीं थे। माँ को रोज खून चढ़ाना होता था। रोज खून चढ़ाया जाता था, लेकिन दूसरे दिन ही हीमोग्लोबिन गिर जाता था। माँ मेरी की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हो रहा था। पैसे भी खत्म होते जा रहे थे। हम रोज कुछ ना कुछ सामान बेचते, तब खून और दवाओं का इंतजाम करते। मेरी बहनों ने अपने गहने भी बेच दिए। मेरी पत्नी के गहने भी बिक गए। मित्रों, कैंसर था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं तो कहता हूं कि भगवान न करे किसी के घर में कैंसर आए, और खास करके गरीब के घर में तो बिल्कुल ही ना आए। आज भी मुझे वह दिन याद है। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा क्या बेचोगे? आज क्या बेचोगे? आज मां के लिए खून कहां से आएगा? मित्रों, उस समय मेरी पत्नी ने अपने गले से मंगलसूत्र निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। पति के जीवित रहते पत्नी अगर मंगलसूत्र उतारे तो उसे कैसा लगेगा? शायद मेरी पत्नी ने यह महसूस किया होगा। मैं मानता हूं कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं जो मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली। जब उसने मंगलसूत्र मेरे हाथ में दिया तो मैंने पूछा, ये भी? कहती है, क्या होगा? मित्रों, मेरी पत्नी ने एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। उसने कहा, पति मिलता है माँ की कृपा से, और पति की उम्र भी लंबी होगी माँ की कृपा से। इन सोने के गहनों से पति की उम्र लंबी नहीं होती। माँ के लिए मंगलसूत्र तो क्या, कुछ भी अर्पित किया जा सकता है। मित्रों, मैंने मंगलसूत्र भी बेच दिया। जिस दिन मंगलसूत्र बेचा उसके दूसरे दिन माँ चल बसी। शायद वह मेरी पत्नी के अंतिम इम्तिहान का दिन था और जिसने मेरी पत्नी पास हो गई। मैंने मंगलसूत्र बेचा, लेकिन उस मंगलसूत्र ने मेरे अंदर एक आग पैदा कर दी थी। मैं सोचता था, मैं कैसा पति हूं जिसने पति
पत्नी का मंगलसूत्र भी बेच दिया। यह गरीबी की मार कैसी होती है। मंगलसूत्र भी बेचा, लेकिन फिर भी अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाया। माँ भी चल बसी। आप विश्वास करें, जब मैंने मंगलसूत्र हाथ में लिया था तब मैंने मन ही मन यह कसम खाई थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि पत्नी को हर साल हीरे का सेट देने की ताकत बनाऊंगा। मित्रों, मैं पैसे कमाने का निर्णय ले चुका था। पैसे मुझे कमाने थे, लेकिन पूंजी नहीं थी मेरे पास। क्या करूं, नौकरी भी नहीं थी। इसी बीच जो एक मेरा मित्र था बचपन का, उसके मामा बीमा कंपनी में विकास अधिकारी थे। उनसे मुलाकात हुई। बातचीत के क्रम में मैंने जब अपनी बात उनके सामने रखी तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बहुत कम पैसे कमाने की इच्छा है ना। मैंने कहा, जी हाँ। तुम एक काम करो, LIC की एजेंसी ले लो। मित्रों, मैं डाकघर की एजेंसी तो करता ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना यह काम भी शुरू कर दूं। मैं कुछ सोचने की मुद्रा में था। इसी बीच मामा जी ने फिर कहा, बेटा एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनो। LIC एक ऐसा समुद्र है जिसमें गोता लगाओगे, जितनी गहराई तक गोता लगाओगे उतने ही सुंदर और महंगे मोती तुम्हारे हाथ आएंगे। इवन द स्काई इज नॉट द लिमिट ऑफ LIC एजेंट्स। मित्रों, यह बात मेरे दिल को छू गई थी और मैंने एजेंसी LIC की ले ली। उस समय LIC एजेंसी लेना सरल भी था। सिर्फ एक फॉर्म भरना था और 15 रुपए जमा करने होते थे। फॉर्म तो मैंने भरा, लेकिन मुझे याद है कि 15 रुपए मेरे विकास अधिकारी साहब ने अपने पास से जमा कर दिए थे। मित्रों, आज तो एजेंसी लेने के पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर इम्तिहान देना पड़ता है, तब एजेंसी मिलती थी। लेकिन उस समय पहले एजेंसी मिल जाती थी और एक औपचारिक इम्तिहान होता था जिसका बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं था। मैं आपको अपनी एजेंसी के शुरुआत का एक अच्छा अनुभव सुनाता हूं। मैंने एजेंसी ली तो मेरे विकास अधिकारी साहब ने कहा, जाओ बोहनी करके आओ। याद रहे, पढ़े लिखे एजेंट बने हो, अच्छी बोहनी करके आना। पहला घर ना नहीं कहे, पॉलिसी लेकर ही लौटना। शाखा प्रबंधक भी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी, कम से कम 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेकर आना। शुरुआत बड़ी अच्छी पॉलिसी से करना चाहिए, छोटी से नहीं। मित्रों, उन सब की बातों से मेरा मन उत्साहित तो जरूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर मन में तनाव जरूर महसूस कर रहा था। कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे एजेंसी की शुरुआत करूं, कौन देगा मुझे पॉलिसी। अगर ना कह दिया तो एजेंसी का मुहूर्त ही खराब हो जाएगा। फिर 1 लाख रुपए की पॉलिसी। उस समय 1 लाख रुपए की पॉलिसी बेचना इतना आसान नहीं था। मित्रों, यह आज से 20-30 साल पहले की बात है, 30 साल के करीब। उस समय पॉलिसी बिकती थी 10,000 रुपए की। 20-25 हजार रुपए की पॉलिसी अच्छी समझी जाती थी और 50,000 रुपए की पॉलिसी कम ही बिकती थी। 1 लाख की पॉलिसी की तो शाखा में सम्मान मिल जाता था यदि कोई 1 लाख की पॉलिसी बेचता था। मुझे 1 लाख रुपए की पॉलिसी से ही शुरुआत करनी थी। सोच में पड़ गया, किसके पास जाऊं। ना नहीं बोले, 1 लाख रुपए की पॉलिसी भी ले ले। बड़ी देर तक सोचने के बाद एक मित्र की याद आई। वह मेरे स्कूल का दोस्त था, एक साथ पढ़े थे। उसका अच्छा बिजनेस चल रहा था, खुद का शोरूम था। सोचा उसी के पास चलता हूं, उम्मीद है वह ना नहीं करेगा, 1 लाख रुपए की पॉलिसी भी दे ही देगा। यही सोचकर बड़ी उम्मीद से मैं उसके शोरूम में गया। उसने शोरूम में अपना अलग चैम्बर बना रखा था। मैं बड़े उत्साह के साथ उसके चैम्बर में गया। उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और कुछ औपचारिक बातचीत के बाद मैंने कहा कि मित्र, मैंने LIC की एजेंसी ली है और सोचा है कि शुरुआत तुम ही से करूं। मैंने फॉर्म निकाला और जहां जहां मेरे विकास अधिकारी साहब ने टिक मार्क किए थे वहां दस्तखत करने के लिए कहा। मैंने यह भी कह दिया कि तुम्हें 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेनी है और 3200 रुपए उसकी छमाही किस्त देनी है। मित्रों, जैसा मेरे विकास अधिकारी साहब ने मुझे पढ़ाया था वह सब कह दिया और फॉर्म उनके सामने रखा। मैंने कहा कि मित्र, प्लीज जरा यह सब कर दो, मुझे अभी ब्रांच जाना है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं।
मैं एक सांस में बोल गया। मेरा मित्र चुप रहा और गौर से मेरी चेहरे की तरफ देख कर बोला, अरे बेवकूफ, बैंक की नौकरी छोड़कर भीख मांगने वालों की लाइन में लग गया। मित्रों, मैं हक्का बक्का रह गया। यह क्या कह दिया इसने, किससे तुलना कर दी, अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ इतना ही कहा, क्या LIC एजेंट भिखमंगा होता है? क्या वह भीख मांगता है? उसने फिर कहा, और नहीं तो क्या, भीख ही तो मांगता है। अरे भिखमंगे और तुम्हारे में क्या फर्क होगा? वह भी आता है तो कहता है कुछ दे दो बाबा, कुछ दे दो बाबा, और जब तुम आते हो तुम भी यही करोगे, एक पॉलिसी करा लो भैया, बस एक पॉलिसी करा लो। क्या फर्क है दोनों में? उत्तेजना से ही उसने कहा, बचपन के मित्र हो इसलिए आज ही सलाह देता हूं, इस काम को छोड़ो और जाओ कहीं नौकरी कर लो, खुद का रोजगार कर लो, या तो फिर यह मांगने वाला काम धंधा करने की बात कभी में ना लाना। बोलो चाय पियो या ठंडा मंगाऊं? मित्र की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे चेहरे का रंग उतर गया। इसने यह क्या कह दिया? ये तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। मैं भिखमंगों के काम में कैरियर बनाने के लिए सोच रहा हूं? क्या समाज का LIC एजेंटों के प्रति यही नजरिया है? क्या मैं इतनी हेय दृष्टि से देखा जाऊंगा? क्या मेरे मित्र की बातों में सच्चाई नहीं है? क्या करूं? कहकर आया हूं कि अभी लेकर आता हूं और शाखा में लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या जवाब दूंगा? कौन सा मुंह लेकर वापस जाऊं? मित्र की बातों से तो मेरा मन टूट गया, लेकिन फिर सोचा चलो एक बार और कोशिश करता हूं, एक बार और आग्रह करता हूं, शायद इसका मन बदल जाए और मैं बोहनी करके जाऊं। यही सोचकर मैंने कहा, अच्छा मित्र, मैं सही में ही भीख ही मांग रहा हूं, चल एक पॉलिसी दे और शुरुआत कर, मेरी बोहनी करा, यहाँ दस्तखत कर दे और चेक दे दे या नगद दे दे, मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि लोग वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, उसने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने कोल्ड ड्रिंक तो ले ली, लेकिन मन कहीं और अटका हुआ था। मैंने फिर कहा, दस्तखत तो कर। उसने हंसते हुए कहा, रुक जा, रुक, करता हूं ना, क्यों हड़बड़ा रहा है? उसकी इस बात से मेरे मन में कुछ आशा बंधी, शायद अब यह दस्तखत कर देगा। मैंने फार्म उसके सामने रख दिया और जहां जहां मार्क किया हुआ था वहां दस्तखत करने के लिए कहा। उसने मुझसे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं दस्तखत कर दूं तो तुम्हें कितने पैसे बचेंगे, तुम्हारी कितनी कमाई होगी? मित्रों, मैं तो हैरान रहा कि यह इसने क्या पूछ लिया। क्या उसकी नीयत मेरी कमीशन पर है? क्या वह कमीशन मांग रहा है? मैं थोड़ा गुस्से में अगर सोचने लगा कि क्या जवाब दूं, कितने बताऊं। मैंने सुना था कि लोग LIC एजेंटों से रिबेट मांगते हैं, लेकिन यहां तो पहला केस और इतना अच्छा दोस्त, उसके बावजूद भी रिबेट। विकास अधिकारी साहब ने बताया था कि अगर यह पॉलिसी बेचोगे तो 1400-1500 रुपए बचेंगे। मित्रों, मैंने 800 रुपए की नौकरी छोड़ी थी उस समय, और यहाँ 1400-1500 रुपए एक पॉलिसी में। मैंने सोचा चलो कुछ बता देता हूँ थोड़ा बहुत। मैंने कहा 500 रुपए। सोचा यह 500 रुपए ले भी लेगा तो एक पॉलिसी में एक महीने की तनख्वाह तो निकल ही आएगी। मित्रों, मेरे मित्र ने एक मेज के ड्रॉअर को खोला और 100-100 रुपए के नोटों का पैकेट निकाला। मैं खुश होकर देखने लगा कि यह कितने गिनेगा, पूरे पैसे देगा या 500 रुपए काट कर देगा। मित्र ने मुझे 500 रुपए निकाल कर दिए और मेरे हाथ में देते हुए कहा, यह तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं, जो तुम्हें अपनी कंपनी से कमीशन मिलती है वह तुम्हें मैं ही दे रहा हूं। अपनी कमीशन के पैसे हमसे ले लो, खाली हाथ नहीं भेज रहा हूं, लेकिन हाँ, कभी हमसे इंश्योरेंस पॉलिसी की बात नहीं करना, मुझ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है इसके बारे में। मित्रों, उस समय ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे मुंह पर तमाचा जड़ दिया हो। मेरे लिए यह वास्तव में ही भीख थी। मैं शर्म से विचलित हो रहा था और सोच रहा था कि यह मैंने क्या भूल कर दी, क्यों एजेंसी लेने की बात मेरे मन में आई। मैंने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे 500 रुपए नहीं चाहिए, तुमने मेरी आंखें खोल दी है, थैंक यू, मैं चलता हूं, मैंने एजेंसी नहीं करनी। मित्रों, मैं वहां से बाहर निकला, अपनी साइकिल उठाई और मन में निश्चय किया कि मुझे यह काम नहीं करना है। 15 रुपए ऊपर की पॉकेट में रख लिए और शाखा की तरफ चल दिया।
जैसे ही शाखा में प्रवेश किया, मैंने सामने विकास अधिकारी साहब को देखा और हम नजर पड़ते ही उन्होंने बड़े जोश में कहा, आ गए? वाह, वेरी गुड, बड़ी जल्दी आ गए। कर ली बोनी, कितने मिले, कैसा रहा अनुभव? वे बोलते गए और मैं सुनता रहा। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैंने व्यंग और आक्रोश से कहा, हाँ आ गया, कर ली बोनी, सुन लिया जो सुनना था। मुझे नहीं करनी LIC की एजेंसी। ये लो अपने 15 रुपए, मुझे नहीं करना ये सब काम। मैं बोलता जा रहा था, उधर से शाखा प्रबंधक अपने कमरे से निकले और आते ही कहा, वाह हो गई बोनी, 1 लाख रुपए की बेची ने पॉलिसी। मैंने आक्रोश में ही कहा, हाँ, जले पर नमक छिड़क रहे हैं, मुझे नहीं करना ऐसा काम, आप लोग अपनी एजेंसी अपने पास रखें। शाखा प्रबंधक तो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन कुछ पूछा नहीं। शायद कुछ समझ गए और अपने चैम्बर में चले गए। विकास अधिकारी साहब भी समझ गए थे कि अनुभव अच्छा नहीं रहा। कोई बात तो हुई है जो यह इतने गुस्से में है। उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अगर पहला अनुभव अच्छा नहीं रहा तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर नहीं मन माने तो एजेंसी मत करना, लेकिन शांत तो हो जाओ, ठंडा पियो। मित्रों, ठंडे की बात सुनकर मैं फूट पड़ा। एक तो उसने ठंडा पिलाया था, बेइज्जती की थी, और अब ये भी ठंडा पिला रहे हैं। मुझे नहीं पीना है। विकास अधिकारी साहब असली घटना जानना चाह रहे थे। वे एक परिपक्व अनुभवी व्यक्ति थे। ठंडा भी आ गया। उन्होंने मुझे फिर कहा, कोई बात नहीं, एजेंसी मत करना, लेकिन व्यक्तिगत तो हमसे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लो ठंडा पियो और शांत मन से बताओ क्या हुआ। मित्र, मैंने आपको एक सच्चाई बताऊं कि ये जो विकास अधिकारी एजेंसी देने के पहले बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। उनके हाथ में हवा भरने वाला एक पंप होता है। देखो एजेंसी में यह लाभ होगा, वह लाभ होगा, इसको देखो कितने पैसे कमा रहा है। 2 साल से तुम भी मोटरसाइकिल से चलने लगोगे। उसने 5 साल में कार ले ली, तुम भी ले सकते हो। चिंता मत करो, सब कुछ तुम्हारे लिए भी संभव है। वह तो हमेशा हवाई जहाज से चलता है, उसकी कमाई को तो देखो। मित्रों, ये सब कहकर अन्य लोगों के उदाहरण देते हुए ये इतनी हवा भर देते हैं कि हम फूल जाते हैं। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो ग्राहक के हाथ में एक पिन होता है। वह पिन हमारे फूले हुए गुब्बारे में हल्के से चुभा देता है और हमारी हवा निकल जाती है। विकास अधिकारी का काम है हवा भरना और मार्केट का काम है हवा निकालना। मेरी सारी हवा निकल चुकी थी। अब शायद विकास अधिकारी साहब फिर से हाथ में पंप लेकर हवा भरने की तैयारी में थे। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ? उनके पूछने पर मैंने बताया कि मेरे इतने पुराने दोस्त ने मुझे भूखमगा कहा और विकास अधिकारी साहब कारण जान गए और मुस्कुराने लगे। मुझे उनका मुस्कुराना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ? इतनी बेइज्जती महसूस की मैंने और आप मुस्कुरा रहे हैं? वे मुस्कुराते हुए बोले, बेटा भीख मांगना बुरा है क्या? मैं उनकी बात सुनकर जलभुन गया और बोला, नहीं, बहुत अच्छी बात है, भीख मांगना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन अकेले भीख मांगना बहुत बुरा है। और अगर यह बुरा नहीं है तो आप भी मेरे साथ चलें और भीख मांगें। यह नहीं होगा कि मैं अकेले ही भीख मांग कर लाऊं और आप बैठ कर खाएं। अगर भीख मांगना अच्छा है तो आप भी मेरे साथ चलिए और भीख मांगिए। मित्रों, मैं सिर झुकाता हूं अपने विकास अधिकारी के सामने, जिन्होंने तुरंत कहा, चलो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। भीख मांगना कोई बुरा नहीं है। अरे भीख तो वो बुरी हो सकती है जो अपने लिए मांगी जाती है। एजेंट भीख तो जरूर मांगता है, लेकिन कभी अपने लिए नहीं मांगता। वह तो सिर्फ इसलिए भीख मांगता है कि अगर कोई बिना बीमे के मर जाए तो उसकी बीवी और बच्चे भीख न मांगे। वह उनके बदले भीख मांगता है, वह अपने लिए कभी भी भीख नहीं मांगता। मित्रों, विकास अधिकारी साहब की बातों में दम था, सच्चाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच में पड़ गया कि ठीक ही तो कहते हैं, यहाँ तो भीख मांगने में दूसरों की ही भलाई है। उन्होंने मेरी चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुमने रामचरितमानस पढ़ा है? मैंने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ा। तो पढ़कर देखो, उसमें लिखा है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण हमें ना आवे लाज। मर जाऊंगा लेकिन खुद के लिए कभी भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन दूसरों के लिए भीख न मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं भीख मांगूंगा और जरूर मांगूंगा और बार बार मांगूंगा। मित्रों, अब मैं बात को पूरी तरह समझ गया था। मैं अंदर से शांत भी हो गया था, खुश भी था। मैंने कहा, चलिए सर, चलकर भीख मांगते हैं। कहाँ चलोगे? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा।
मैंने कहा उसी मित्र के यहाँ चलूंगा जिसने मुझे ना करके लौटाया है। चलो वहीं चलते हैं, चलो मेरी इम्पाला से चलो। मित्रों, वे अपनी मोपेड को इम्पाला कहते थे और मेरे पास पुरानी टूटी हुई साइकिल थी और उनके पास मोपेड थी। मैंने कहा चलो साइकिल से तो मोपेड अच्छी है। मैंने अपने हाथ में उनका ब्रीफकेस लिया और बैग को अपने कांख में दबाया और उनकी गाड़ी के पीछे बैठ गया। ब्रीफकेस को मैंने बीच में अब रख लिया। हम लोग उनके शोरूम के पास पहुंचे तो मैंने रोक कर कहा, सर मोपेड यहाँ मत लगाइए, कहीं आगे बढ़कर लगाइए, वरना इस मोपेड को देखकर तो वह सचमुच हमें भिखारी समझेगा। सर ने मेरी बात मान ली। वे मोपेड को थोड़ा आगे बढ़ाकर सड़क के किनारे लगाए और उसके शोरूम की तरफ बढ़े। मेरे एक हाथ में विकास अधिकारी साहब का ब्रीफकेस था और दूसरे हाथ में अपना बैग था। मैं जैसे ही उसके चैम्बर में पहुंचा, वह हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। शायद उसने सोचा कि मैंने जो उसे भिखमंगा कहा है उसका वह बुरा मान गया है और किसी अफसर को लेकर आया है, और उसने हमें आदर पूर्वक बैठाया और पानी मंगवाया। मैंने कहा, तूने मुझे भिखमंगा कहा था ना? वह थोड़ा नर्वस होकर बोला, नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें से मजाक किया था, तुम बुरा मान गए। नहीं नहीं, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है सर, हम आपस में मजाक करते हैं। उसने विकास अधिकारी की तरफ देखते हुए कहा और उसकी आवाज में हकलाहटपन स्पष्ट झलक रही थी। मैंने फिर कहा, नहीं सर, इसने मुझे भिखमंगा कहा है। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं भिखमंगा हूँ। LIC एजेंट भिखमंगा होता है, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि वह भीख क्यों मांगता है। मेरे विकास अधिकारी साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मेरी आंखें खुल गई हैं। जानते हो एक LIC एजेंट भीख क्यों मांगता है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे वह तो इसलिए भीख मांगता है कि कोई अगर बिना इंश्योरेंस के मर गया तो उसकी बीवी और बच्चे भीख ना मांगे। वह अपने लिए भीख तो कभी मांगता ही नहीं है। मैं भी यही सोचता हूँ, भगवान ना करे अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया, तुम्हारे बीवी बच्चे भीख न मांगे, इसके लिए मैं भीख मांग रहा हूँ। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी पत्नी भीख मांगे। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। मित्र, आवेश में, मैं जोश में, मेरे मुंह से सब निकल गया कि मैं तेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मित्र ने भी इसे बड़े अच्छे हंसी मजाक में लिया और वह मुझसे बोला, तो ये शर्म नहीं आती है? मेरे सामने ही कहता है कि तेरी बीवी से प्यार करता हूँ, इसलिए स्मार्ट बनकर मेरे घर में आता है, लाइन मारता है। देखा सर, आपके सामने क्या कह रहा है। वातावरण थोड़ा हल्का हो गया था। विकास अधिकारी साहब भी हंसने लगे। मैंने कहा, तू जैसा सोचेगा है वैसा ही सोचेगा। अरे यह भी सच है कि मैं तेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सच्चाई यह भी है कि मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा अच्छा, यह बात है, चल निकाल फॉर्म, दस्तखत करवा ले, बोल कितने पैसे देने हैं। उसने भी हंसते हुए कहा। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैंने फॉर्म निकाला, दस्तखत करवाए और पूरे 3250 रुपए 6 महीने की किस्त के दे दिए उसने। मैं वहां से निकलना चाह रहा था। मैंने अपने विकास अधिकारी के साहब की तरफ देखा, सोचा कि इन्होंने तो एक भी शब्द नहीं बोला, उसे थैंक यू भी नहीं कहा, ये तो ठंडा पी रहे हैं और कोई बात ही नहीं की। मैं अंदर ही अंदर थोड़ा खींच सा गया कि अब तो काम भी हो गया, लेकिन फिर भी नहीं उठ रहे हैं। विकास अधिकारी साहब ने कोल्ड ड्रिंक खत्म की और कहा, अच्छा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसकी बहुत अच्छी बोहनी करवाई, लेकिन एक बात कहूं? हाँ हाँ कहिए, जरूर कहिए। उसने कहा, पहले तो एक भिखमंगा आया था, आपने उसे एक पॉलिसी दी, लेकिन अब तो दूसरा बड़ा भिखमंगा भी आपके सामने खड़ा है, इसे कुछ नहीं दोगे? उसने बड़ी सहजता से कहा, अरे सर चलिए, अब आपका भी मन रख लेते हैं, एक दस्तखत और करवा लीजिए। उसने तो एक मनी बैग दी है, आप भी कोई पॉलिसी दे दीजिए। लाओ सर की बात भी रखनी चाहिए, लाओ एक दस्तखत और करवा लो, और ये लो 2500 रुपए और। उसने पैसे गिने और हाथ में दे दिए। मित्रों, मैं वर्णन नहीं कर सकता कि उसमें मुझे कैसा लग रहा था। इस तरह से मैंने अपने एजेंसी कैरियर की शुरुआत की और उस समय 2 लाख रुपए की पॉलिसी बेचकर ये शुरुआत की। मित्रों, उसी समय मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि ग्राहक की ना कभी सच्ची ना नहीं होती। वह तो शुरू में ना कहेगा ही, लेकिन वह हमारे अंदर कला होनी चाहिए कि हम कैसे उसकी ना को हाँ में बदलें। मैंने रात की डायरी निकाली और लिखा, नो इज नेवर रियल नो, इट इज ओनली टू नो हाउ मच यू नो टू कन्वर्ट माई नो टू यस। ग्राहक की ना कभी सच्ची ना नहीं होती, वह सिर्फ ये जानने के लिए होती है
कि हम उसकी ना को हाँ में कैसे बदलें और कितना हमें इसका ज्ञान है। मित्रों, इस प्रकार से मैंने अपने कैरियर की एजेंसी की शुरुआत की। प्रथम वर्ष में कोई खास काम नहीं कर पाया। इसका कारण यह भी था कि मेरे एजेंसी लेने के कुछ ही महीने के बाद मेरे विकास अधिकारी साहब का प्रमोशन हो गया। वे प्रमोशन लेकर चले गए और मैं कैरियर को समझने से पहले ही अनाथ सा हो गया। एजेंसी खत्म हो जाने के बाद पहले ही मुझे दूसरे विकास अधिकारी साहब के साथ जोड़ दिया गया। इसी बीच मेरी शाखा का भी बंटवारा हो गया और इस नए विकास अधिकारी साहब के साथ दूसरी नई शाखा में भेज दिया गया। उस साल मैं मुश्किल से न्यूनतम निर्धारित कोटा ही पूरा कर सका और अपनी एजेंसी बजा पाया। मित्रों, लेकिन मेरे अंदर एक चाहत थी कुछ कर दिखाने की, एक आग थी पैसा कमाने की और गरीबी से बाहर निकलने की। एक जुनून था मेरे अंदर। दूसरा साल शुरू होते ही मैंने अपने नए विकास अधिकारी साहब से कहा, देखिए सर, हमें कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं करना है, हमें इस व्यवसाय में कैरियर बनाना है। मैं गरीबी में दिन काट रहा हूँ, हमें पैसे कमाने हैं। यह कहते हुए मैंने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक दिखाई और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सर आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात ये, जो शाखा के बोर्ड पर पहला नाम दिख रहा है उसका बिजनेस कितना है? मुझे 2 साल के अंदर शाखा में प्रथम स्थान पर आ जाना है। कुछ करके दिखाना चाहता था। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मित्रों, मुझे कॉलेज के दिनों से ही 2 ही शौक थे, एक पढ़ना और लिखना और दूसरा बोलना। मैं हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते लिखते रहना चाहता था। इसका एक कारण यह भी रहा हो, शायद उस समय टेलीविजन नहीं आया था, लेकिन पढ़ने का पूरा समय मिलता था। मैंने उस समय भी एक लेखक की किताब में पढ़ा था कि वट एवर द माइंड कैन परसीव, कैन कंसीव और कैन अचीव, यानी दिमाग में जो सोचने की शक्ति है, उसे ग्रहण करने की शक्ति है, तो उसे पाने की शक्ति भी है। सरल भाषा में अगर कहें कि जो दिमाग हमें सोचने की क्षमता है, उसमें पाने की क्षमता भी है। इसका अर्थ यह है कि हम बड़ा सोचें तो बड़ा भी पा सकते हैं। इन शब्दों से मैं बहुत प्रेरित हुआ था। मैं सोचता था कि अगर कुछ एक्स्ट्रा बनना है और एक्स्ट्रा करना भी होगा। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा ही जुड़ता है। एक्स्ट्रा का अर्थ होता है अतिरिक्त और ऑर्डिनरी का होता है साधारण। एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी जब अलग अलग होते हैं तो दोनों की कोई कीमत नहीं, लेकिन जब दोनों एक साथ हो जाते हैं यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो अर्थ ही बदल जाते हैं। मित्रों, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ पाने के लिए तो उसे पीछे पागल होना पड़ता है। हर पागल सक्सेसफुल होता है, यह सत्य नहीं है, लेकिन हर सक्सेसफुल को लोग पागल समझते हैं। यह दुनिया का एक बड़ा सत्य है। लक्ष्य के पीछे पागल होने वाले को ही लक्ष्य प्राप्त करते हैं। एक बार एक मैगजीन ने करीब 25 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि एक बहुत जल्द वह समय आएगा जब रसोई में खाना पकाती हुई माँ के हाथ में माचिस की डिबिया जितना बड़ा एक यंत्र होगा, जिसमें वह अमेरिका में रह रहे अपने बेटे से बात कर सकेगी और उसका चेहरा भी देख सकेगी। मित्रों, इस आर्टिकल को लिखने वाले को भी लोगों ने पागल ही समझा होगा। यही सोचा होगा कि यह भी कभी सत्य होगा, यह भी कभी पागल की ही कल्पना है। लेकिन मित्रों, आज हर हाथ में मोबाइल है। क्या ऊपर लिखी बातें सच नहीं हुई? आज माँ ऐसा कर पा रही है या नहीं? मैं तो कहता हूँ कि निश्चित ही किसी पागल के दिमाग की कल्पना थी, जिसने इस कल्पना के पीछे अपना दिमाग लगाया और अंततः इसे सत्य कर दिखाया। अपने काम के पीछे पागल हो जाने वाले ही आविष्कार करते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। दिमाग की शक्ति को जानना आज तक मुश्किल है। मित्रों, जिसने जितना सोचा उतना पाया है। हाँ, एक बात अवश्य है, उस सोच के पीछे मेहनत होती है, लगन होती है, नित्य नई खोज होती है, इनोवेशन होता है, नए रास्ते खोजे जाते हैं, नई टेक्निक सोची जाती है, तभी दिमाग की सोच पूरी होती है। लेकिन विज्ञान भी कहता है कि सोच अवश्य पूरी हो सकती है अगर उसी दिशा में पूरी एनर्जी हो, पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ काम किया जाए। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।